एक फोटोग्राफर के रूप में कैमरे पर सही क्षण को कैद करने के बाद घर आकर कंप्यूटर पर लोड करते समय यह देखना बहुत निराशाजनक होता है कि तस्वीर शार्प नहीं है या उसमें डिटेल्स की कमी है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अपनी तस्वीरों में अधिकतम डिटेल्स कैसे प्राप्त करें। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मेरी इमेजेस शार्प क्यों नहीं हैं? जबकि शार्पनेस और डिटेल्स एक ही चीज नहीं हैं, दोनों फैक्टर्स कई समान मुद्दों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, डिफेक्टिव इक्विपमेंट और अनुचित टेक्निक सामान्य दोषी हो सकते हैं, लेकिन जब आप ठीक से काम कर रहे इक्विपमेंट के साथ सही टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, तब भी त्रुटि की गुंजाइश होती है। यहाँ हम सबसे सामान्य कारणों के बारे में चर्चा करेंगे कि आपकी इमेजेस में क्यों थोड़ी कमी रह जाती हैं। चाहे वह थोड़ी धुंधली हो या कम शार्प हो या उनमें डिटेल्स की कमी हो, आप जल्दी ही सीख जाएंगे कि शार्प और डिटेल्स के साथ फोटो कैसे खींचें, चाहे आप कुछ भी फोटोग्राफ कर रहे हों। इमेज स्टैबिलाइजेशन का उपयोग करें। आधुनिक कैमरों और लेंसों पर इमेज स्टैबिलाइजेशन एक स्टैंडर्ड फीचर है और यह आपको इमेजेस को शार्प रखने में मदद कर सकती है। यह सुविधा विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब आप कैमरे को हाथ में पकड़ते हैं और धीमी शटर गति का उपयोग करते हैं। यह टेलीफोटो लेंस का उपयोग करते समय भी मदद कर सकता है, जहां कैमरा हिलना अधिक समस्याग्रस्त हो जाता है। तेज शटर गति का उपयोग करें। सामान्य नियम के रूप में जितनी तेज शटर गति होगी, आपकी इमेजेस में धुंधलापन होने की संभावना उतनी ही कम होगी। जब हम कैमरा हाथ में लेकर फोटो लेते हैं तो इस बात की संभावना रहती है कि हमारा हाथ थोड़ा शेक हो सकता है और पिक्चर ब्लर हो सकती है। लेंस की फोकल लेंथ भी कैमरा शेक होने का कारण बन सकती है। इसलिए एक जनरल थंब रूल अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि जितने का लेंस है उसकी डबल शटर स्पीड होनी चाहिए। जैसे कि यदि 200 का लेंस यूज कर रहे हैं तो शटर स्पीड 1/400 होना चाहिए। करके देखिएगा, इमेज की शार्पनेस पर फर्क पड़ेगा। अपने सब्जेक्ट के लिए उचित शटर स्पीड बनाए रखें। सब्जेक्ट की स्पीड आसानी से आपकी इमेजेस में धुंधलापन ला सकती है यदि आपकी शटर स्पीड पर्याप्त तेज नहीं है। सामान्य नियम के रूप में तेज गति वाले विषयों के लिए 1/1000 सेकंड और उससे अधिक की शटर गति का उपयोग करें और मध्यम गति से चलने वाले विषयों के लिए लगभग 1/250 सेकंड की शटर गति का उपयोग करें। डांस के अलावा वेडिंग की बाकी सभी फोटो 1/125 शटर स्पीड पर ले सकते हैं। ग्रुप फोटो में यदि कैमरा ट्राइपॉड पर लगा है तो शटर स्पीड 1/60 तक ले जा सकते हैं ताकि अपर्चर थोड़ा कम करने का स्कोप रहे। आईएसओ बढ़ाएं। हाई आईएसओ सेटिंग्स आपकी इमेजेस में अधिक ग्रेनीनेस लाती हैं, जिसे इमेज नॉइज के रूप में जाना जाता है। जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, आईएसओ 6400 और आईएसओ 12800 जैसी उच्च सेटिंग्स से दूर रहना चाहिए। हालांकि यदि आप चीजों को शार्प रखने के लिए पर्याप्त तेज शटर गति प्राप्त नहीं कर सकते, तो अपने आईएसओ को बढ़ाने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। जहां तक हो सके आपको निम्न आईएसओ सेटिंग्स का उपयोग करना चाहिए, लेकिन जब लाइट लेवल सूटेबल नहीं होते हैं तो आईएसओ 800 या आईएसओ 1600 तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अधिकांश कैमरे में ऑटो आईएसओ मोड की फैसिलिटी होती है, जिससे प्रत्येक शॉट के लिए इसे एडजस्ट करने की झंझट समाप्त हो जाती है। आप आमतौर पर आईएसओ लिमिट सेट कर सकते हैं ताकि जहां तक जाने से इमेज में नॉइज ना आने पाए। छोटे एपर्चर का उपयोग करें। जब सबसे वाइड एपर्चर पर उपयोग किया जाता है तो लेंस बहुत अधिक रोशनी को अंदर आने देता है। गति को रोकने और सब कुछ शार्प रखने के लिए शटर स्पीड को पर्याप्त रूप से हाई रखने के लिए यह अच्छा है। लेकिन इसका यह मतलब है कि सबसे वाइड एपर्चर पर कई लेंस थोड़े सॉफ्ट होते हैं। यह पोर्ट्रेट और अन्य प्राकृतिक विषयों के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। लेकिन यदि आपको पूरे फ्रेम में शार्प डिटेल्स चाहिए तो f4 या f5.6 जैसे एपर्चर का उपयोग करना बेहतर होगा। लेकिन बहुत छोटे एपर्चर का उपयोग न करें। बहुत छोटे एपर्चर जैसे f16, f22 एक इमेज सॉफ्टनिंग प्रभाव पैदा करते हैं जिसे डिफ्रैक्शन के रूप में जाना जाता है, जो इमेज को कम स्पष्ट बना सकते हैं। अधिकांश लेंसों पर f13 या उससे वाइड एपर्चर का उपयोग करना इस प्रभाव को न्यूनतम करने में मदद कर सकता है। ट्राइपॉड का उपयोग करें।
ट्राइपॉड हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होते, लेकिन वे आपको हाथ में कैमरा पकड़ने की तुलना में कम आईएसओ सेटिंग्स और धीमी शटर गति का उपयोग करने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ये कुछ दृश्यों के लिए आवश्यक हैं, जैसे लंबे एक्सपोजर, लेकिन वे आपको शटर स्पीड धीमा करने और यह सुनिश्चित करने की भी फैसिलिटी देते हैं कि आपका फोकस और डेप्थ बिल्कुल सही हैं। ट्राइपॉड को वजन दें। कुछ ट्राइपॉड्स के सेंटर पिलर के नीचे एक हुक होता है और आप इसका उपयोग बैग या किसी अन्य भारी वस्तु को लटकाने के लिए कर सकते हैं। इससे आपका ट्राइपॉड अधिक रिजिड रहेगा, जो तब उपयोगी होता है जब हवा चल रही हो या जब आप किसी व्यस्त सड़क के पास शूटिंग कर रहे हों। अपने ट्राइपॉड कॉलर का उपयोग करें। लंबे और भारी लेंस अक्सर ट्राइपॉड कॉलर के साथ आते हैं, जो कैमरा बॉडी के बजाय लेंस को ट्राइपॉड पर माउंट करने का प्रोविजन देते हैं। ऐसा करने से आप इसे गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के करीब माउंट करेंगे। यह एक अधिक स्थिर सेटअप बनाने में मदद करता है, क्योंकि आपका कैमरा लेंस के आकार और वजन से उतना प्रभावित नहीं होगा। रिमोट रिलीज या समान ऐप का उपयोग करें। जब आपका कैमरा एक इमेज कैप्चर कर रहा होता है, तो इसे किसी भी तरह से परेशान न करना इंपॉर्टेंट है। शटर रिलीज बटन को दबाकर एक्सपोजर को ट्रिगर करने की क्रिया भी आपके कैमरे को थोड़ा हिलाकर आपकी इमेज को थोड़ा धुंधला कर सकती है। एक ऑप्शन है रिमोट रिलीज का उपयोग करना, जो कैमरे के साइड में प्लग होता है और आपको इसे थोड़ी दूरी से ट्रिगर करने का प्रोविजन देता है। कई कैमरों के लिए वायरलेस ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। एक अन्य ऑप्शन है अपने स्मार्टफोन या टैबलेट पर एक ऐप का उपयोग करना। कई अलग अलग कैमरों के साथ काम करने के लिए डिजाइन किए गए ऐप्स हैं। हालांकि आधुनिक कैमरे अपने निर्माताओं द्वारा विकसित ऐप्स के साथ भी काम करते हैं, जिन्हें iOS और एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। सेल्फ टाइमर ऑप्शन का उपयोग करें। क्या आपके पास एक्सपोजर को ट्रिगर करने के लिए रिमोट रिलीज या ऐप नहीं है? लगभग हर कैमरे में एक सेल्फ टाइमर ऑप्शन होता है, जिसका उपयोग सेम पर्पस के लिए किया जा सकता है। आप इसे आमतौर पर 2 सेकंड या 10 सेकंड के बाद एक्सपोजर को ट्रिगर करने के लिए सेट कर सकते हैं। अपने प्रीव्यू को मैग्नीफाई करें। अपनी इमेज को कैप्चर करने से पहले आपको दृश्य को प्रीव्यू में मैग्नीफाई करके देखना चाहिए, ताकि सबसे महत्वपूर्ण डिटेल शार्प और फोकस में हो। यदि आप DSLR का उपयोग कर रहे हैं, तो यह आप व्यू फाइंडर का उपयोग करते समय नहीं कर पाएंगे, हालांकि लाइव व्यू का उपयोग करते समय यह संभव होगा। यदि आप एक मिररलेस कैमरा उपयोग कर रहे हैं जिसमें व्यू फाइंडर है, तो आप इसे दोनों में से किसी के साथ उपयोग कर सकते हैं। अधिकांश कैमरों पर इसे करने का तरीका वही बटन दबाना है जिसका उपयोग आप इमेजेस को प्लेबैक करते समय जूम के लिए करते हैं, जो आमतौर पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास और प्लस आइकन से चिह्नित होता है। शटर धीरे से दबाएं। कई एंगेज शटर रिलीज बटन को बहुत जोर से दबाने से खराब हो जाती हैं, जिससे एक्सपोजर के दौरान कैमरा थोड़ा हिल जाता है। इसके बजाय फोकस करने के लिए इसे आधे रास्ते तक दबाएं और फिर इमेज को कैप्चर करने के लिए धीरे से इसे पूरा दबाएं। जब आप इमेज कैप्चर कर रहे होते हैं, आपका कैमरा जितना अधिक स्थिर होता है, शार्प इमेज प्राप्त करने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। अपनी डेप्थ ऑफ फील्ड की जांच करें। डेप्थ वह सीमा है जिसमें आपके दृश्य में विभिन्न दूरी पर विभिन्न एलिमेंट शार्प रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, और जो एक सीन के लिए काम करता है वह जरूरी नहीं कि दूसरे सीन के लिए भी उपयुक्त हो। उदाहरण के लिए, एक पोर्ट्रेट में आमतौर पर एक शार्प सब्जेक्ट और एक ब्लर्ड बैकग्राउंड होगी, जबकि एक लैंडस्केप में आमतौर पर फोरग्राउंड से लेकर बैकग्राउंड तक सब कुछ शार्प और फोकस में होगा। यदि आप ली गई इमेज की समीक्षा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप कैमरे से दूर या पास होते हैं, कुछ विषय धुंधले होने लगते हैं, तो यह हो सकता है कि आपकी डेप्थ बहुत शैलो हो। यदि आपको इसे बढ़ाने की आवश्यकता है, तो छोटे एपर्चर का उपयोग करने का प्रयास करें और यह प्रयोग करें कि सीन में कहाँ फोकस करना है, ताकि सब कुछ वैसा ही दिखे जैसा आप चाहते हैं। अपने लेंस की जांच करें। लेंस नाजुक होते हैं और उचित देखभाल न करने से आपकी इमेजेस में समस्याएं आ सकती हैं। यदि पर्याप्त केयर के बिना ले जाया जाए तो वे आसानी से डैमेज हो सकते हैं, और यदि लेंस कैप्स का हमेशा उपयोग नहीं किया जाता है तो उनके सामने और पीछे के एलिमेंट्स पर चिकनाई और स्क्रैच के निशान आ सकते हैं।
अपने लेंस का ध्यान रखें और जब आवश्यकता हो तो उन्हें धीरे से साफ करें। पहले किसी प्रकार का ब्लोअर का उपयोग करके लूज धूल कणों को हटाएं, इसके बाद उन निशानों से निपटें जो आपकी इमेजेस को प्रभावित कर सकते हैं। सही फोकसिंग मोड का उपयोग करें। अपने डिजाइन के कारण DSLR मिररलेस कैमरों की तुलना में अलग तरीके से फोकस करते हैं। लाइव व्यू का उपयोग करते समय वे समान तरीके से फोकस कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जब आप व्यू फाइंडर का उपयोग करते हैं तो वे ऑटो फोकस करने के लिए एक अलग सेंसर का उपयोग करते हैं और यह फोकस में थोड़ी अशुद्धियों का कारण बन सकता है, जिससे सब्जेक्ट कम शार्प दिख सकते हैं। यह अंतर आमतौर पर इतना बड़ा नहीं होता कि आपको हर समय लाइव व्यू का उपयोग करने की आवश्यकता हो। मैनुअल फोकस में फोकस पीकिंग का उपयोग करें। कभी कभी आपको मैनुअल फोकस का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि जब ऑटो फोकस सिस्टम लॉक करने में संघर्ष करते हैं। सामान्य उदाहरणों में विशेष रूप से चमकीले सब्जेक्ट्स शामिल हैं, साथ ही दृश्य जो कम कंट्रास्ट में होते हैं और जब बहुत हार्श लाइट होती है। यदि आप मैनुअल फोकस का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं तो अपने कैमरे में फोकस पीकिंग सुविधा एक्टिवेट करें यदि यह उपलब्ध हो। यह ऐसे मदद करता है कि जब आप फोकस को एडजस्ट करते हैं तो जो सब्जेक्ट कंट्रास्ट में बढ़ते हैं वे रंगीन हाइलाइट्स लेते हैं, जो आपको यह बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं कि क्या फोकस में है और क्या नहीं है। इसके बिना फोकस करते समय इन लगातार परिवर्तनों को अप्रिशिएट करना कठिन हो सकता है, विशेष रूप से एक पुराने कैमरे के साथ जिसमें कम रिजोल्यूशन वाला रियर डिस्प्ले है। सही तरीके से खड़े हों। कैमरे के साथ आप जिस तरह से खड़े होते हैं वह इस बात को प्रभावित कर सकता है कि आप इसे कितनी स्थिरता से पकड़ते हैं और इसके परिणामस्वरूप आपकी इमेज कैसी बनती है। अपने पैरों को कम से कम अपने कंधों जितनी चौड़ाई पर रखें और अपनी कोहनी को अपने शरीर में टक करें। वैकल्पिक रूप से जब यह व्यावहारिक हो तो झुकने के लिए किसी निचली दीवार या किनारे को खोजें। जरूरत हो तो गर्म कपड़े पहनें। तापमान में गिरावट आपके कैमरे को कितनी स्थिरता से पकड़ते हैं इस पर असर डाल सकती है। गर्म कपड़े पहनें और ऐसे दस्ताने पहनने पर विचार करें जो पहनते समय आपको अपने कैमरे के फिजिकल कंट्रोल तक पहुंचने का प्रोविजन दें। मौका मिले तो ब्रेक लेकर थोड़ा रेस्ट करें। थकान भी समस्याएं पैदा कर सकती है। यह विशेष रूप से लंबे लेंस और भारी कैमरों को लंबे समय तक पकड़ने के दौरान एक समस्या होती है, इसलिए यदि आप कर सकते हैं तो अपनी ताकत वापस पाने के लिए ब्रेक लें। आशा करते हैं इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको अपने इमेजेज में कुछ और शार्पनेस और डिटेल्स लाने में मदद मिलेगी। अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे और लोगों को भी समझने में आसानी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।